नमस्कार, स्वागत है आपका ड्यूटी क्लासेस में। आज के प्रसंग में व्यंजन संधि शुरू होगी। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो 3 क्लासें हुई हैं वो स्वर संधि के संबंध में थी। स्वर संधि के जो 5 भेद थे वो अलग अलग करके बताए गए। अब आता है व्यंजन संधि। तो अगर हम व्यंजन संधि की परिभाषा करना चाहें तो परिभाषा क्या होगी, ध्यान रखिएगा। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जरा ढंग से समझिएगा किसी बात को। जो प्रारंभ में बातें बता दी गई थी कि संधि से बहुत सी चीजों की जानकारी होगी। प्रत्येक संधि में कोई न कोई समास अवश्य होता है। सभी संधि युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तो ऐसी कुछ खास चीजें हैं जिन पर ध्यान रख करके आपको पढ़ना। पर्यायवाची का भी यहाँ से ज्ञान हो जाता है। तो क्या है, अगर व्यंजन के आगे कोई स्वर आ जाए या व्यंजन आए, इससे जो विकार अर्थात परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहा जाएगा। संक्षिप्त में और शीघ्रता से समझाने के लिए यहाँ कुछ वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए हैं जिससे आपको संधियों को पहचानने में विशेष आसानी होगी। अब देखते हैं, स्वर संधि के बहुत से नियम होते हैं। यहाँ पर कुछ खास नियमों पर चर्चा की जाएगी। ध्यान दीजिएगा। पहला इसका नियम है वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब देखो, ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ कहा गया है। यहाँ कहा गया है वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने तीसरे वर्ण में बदलाव। तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तन होगा ये यहाँ दिखाया गया है। तो कैसे परिवर्तन होगा, इसका जो सूत्र होता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे, वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए या कोई तीसरा या चौथा वर्ग आ जाए या कोई अंतःस्थ व्यंजन आ जाए, या कोई अंतःस्थ व्यंजन आ जाए, तो वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब इसी चीज को जो इसमें वर्णमाला लिखे हुए अक्षर, इनसे समझ लो। क्या कहा गया है, ये वर्ग व्यंजन है। इतने अक्षरों को वर्ग व्यंजन कहते हैं। कहते हैं वर्ग व्यंजन के प्रथम वर्ण के आगे, ये प्रथम वर्ण का, चा, टा, ता, पा के आगे कोई भी तीसरा चौथा वर्ग, ये तीसरा चौथा वर्ग के अंतर्गत आता है। ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। तो इनमें से कोई अक्षर आ जाए या कोई अंतःस्थ व्यंजन आ जाए। अंतःस्थ व्यंजन ये है, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। वर्ग का पहला वर्ण कहाँ चला जाएगा, अपने तीसरे स्थान पे चला जाएगा। बहुत ही कायदे से इस चीज को आप समझिएगा। देखिए, का की जगह पर गा हो जाएगा, चा की जगह पे जा हो जाएगा, टा की जगह पे डा हो जाएगा और ता की जगह पे दा हो जाएगा, पा की जगह पे बा हो जाएगा। कैसे बनेगा इस चीज को समझिएगा यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से। जैसे वाक प्लस ईश। अब क्या आया, यहाँ स्वर आया, यदि स्वर आया तो का क्या बन जाए, का, खा, गा, और गा पे लग जाएगी बड़ी की मात्रा, शब्द हो जाएगा
वागीश। क्या बन जाएगा? वागीश। अब यहीं पर अगर जैसे आ जाता है दिक प्लस गज, अब काट क्या बने? का खा गा, शब्द हो जाएगा दिग्गज। इसी प्रकार से आ जाएगा दिक प्लस विजय, शब्द क्या बन जाएगा? दिग विजय। अगर ये शब्द आ जाता है दिक प्लस अंत, तो शब्द क्या बन जाएगा? दिगंत बन जाएगा। तो इसको बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी कैसे ये इन शब्दों में बदला है, इस चीज को समझिएगा। और देखिए आगे, अब जैसे आता है अच प्लस अंता, चाया चा छा जा हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? अजंता। अच प्लस अंता शब्द हो गया अजंता। अगर शब्द आ जाएगा उत प्लस डयन, अब ता था उत प्लस यान आ जाएगा, यान, तो ता था दा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा उद्यान। उत प्लस यान क्या हो जाएगा? उद्यान। सत प्लस आचार, तो ता था दा, शब्द हो जाएगा सदाचार। अगर हो भगवत प्लस गीता, तो ता से दा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा भगवद गीता। क्या बन जाएगा? भगवद गीता। दा में हलंत लगा हुआ है। इसी प्रकार से अगर आ जाए ये शब्द श्रीमत, श्रीमत भागवत, तो ता के बजाय दा हो जाएगा, शब्द बनेगा श्रीमद भागवत। अगले शब्द हो उत प्लस आहरण, तो क्या बन जाएगा? ता दा हो जाएगा, आत्मात्रा देगी उदाहरण, उदाहरण। उत प्लस आहरण ता था दा। अगर मान लिया पा आता है, जैसे अप प्लस ज, तो पा फा बा, शब्द हो जाएगा अब्ज। अब्ज पानी का पर्यायवाची। अप माने जल होता है, ज माने जल में, तो अब्ज माने हो जाएगा कमल। तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार से का की जगह गा बनेगा, चा की जगह जा बनेगा, ता की जगह डा बन जाएगा, ता की जगह डा बन जाएगा, और पा की जगह बा बन जाएगा। तो ये क्या हुआ कि अपने वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदला। इसी का अगला जो उदाहरण होता है, देखिएगा, वर्ग का प्रथम वर्ण, यहां पर केवल यही चेंज होगा कि अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। काहे में? पांचवें में। अब पांचवें में कैसे बदलेगा उसको भी समझ लीजिएगा कैसे बदलेगा। वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे, प्रथम वर्ण के आगे कोई पंचमाक्षर वर्ण आए। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर क्या होगा? देखो, प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर। वर्ग व्यंजन की प्रत्येक लाइन में 5 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर को प्रथमाक्षर, फिर द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर। तो क्या होगा कि वर्ग व्यंजन के पहले के आगे, पहले अक्षर के आगे कोई भी क्या आ जाएगा? पंचमाक्षर, इनमें से कोई आ जाएगा।
तो वर्ग का पहला वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। यानी का के स्थान पे अंगा हो जाएगा, चा के स्थान पे या हो जाएगा, टा के स्थान पे डा अड़ा हो जाएगा, ता के स्थान पे ना हो जाएगा और पा के स्थान पे मा हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की परिभाषा है। वास्तविकता में क्या, उसे देख लीजिएगा। ये 3 अक्षर तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। या तो आएगा ना या आएगा मा। तो का के आगे अगर ना आए तो का के स्थान पे अंगा हो जाएगा, अपनी ही लाइन में आगे बढ़ेगा। जैसे उदाहरण, वाक प्लस मैं, तो का खा गा घा अंगा शब्द हो जाएगा वांग्मय। अगले हो जगत प्लस नाथ, तो ताथा दाधा ना शब्द हो जाएगा जगन्नाथ। जगत प्लस नाथ शब्द बन जाएगा जगन्नाथ। अगले शब्द हो उत प्लस नति, तो क्या हो जाएगा ये उन्नति। या शब्द आ जाए उत प्लस नयन, शब्द हो जाएगा उन्नयन। ठीक है, कैसे शब्द बन रहा है इनको ध्यान रखिएगा। संधियां 3 प्रकार से पूछी जाती है। जैसे या तो पूछेंगे वांग्मय में कौन सी संधि है, या पूछेंगे वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा, या पूछेंगे वाक प्लस मय की संधि क्या होगी। या तो संधि का नाम पूछेंगे, या संधि कराएंगे, या संधि विच्छेद कराएंगे। 3 प्रकार से ही संधियां पूछी जा सकती हैं। तो इस ग्राफ के माध्यम से जो आपको समझाया गया वो 2 भेद थे। अब इसके अन्य भेदों पर चर्चा करते हैं, उसके लिए इस ग्राफ की आवश्यकता नहीं है। एक एक चीज को अगर हम बहुत ध्यान से समझ लें, सीख लें, तो संधियां बहुत आसान हो जाएंगी। और जितनी अच्छी तरीके से आपको संधियां आएंगी, उतने ही बढ़िया ढंग से आप अन्य व्याकरण की चीजों को समझ पाएंगे। संधि व्याकरण का मूल है। संधियों से व्याकरण को समझने में आसानी होती है, लेकिन संधियां इतनी जल्दी नहीं आती। बड़ा ही अध्ययन, मनन और एकाग्र भाव से संधियों को पढ़ना पड़ता है। अब देखिए बेटा, इसमें आता है छा संबंधी नियम। अब छा के संबंध में क्या नियम है, ध्यान से रखिएगा। किसी भी स्वर के बाद में यदि छा हो तो छा से पूर्व चा जोड़ दिया जाता है। चा हलंत वाला आधा, यानी अगर किसी भी स्वर के बाद में छा आएगा तो छा से पहले चा लिख देना पड़ेगा। या ऐसे पूछा जाए, छा से पहले कोई स्वर हो तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाएगा। जैसे ये आ जाए शब्द अनुप्रस्थ छेद, तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद। पर प्लस छेद क्या बन जाएगा परिच्छेद। वृक्ष प्लस छाया शब्द क्या हो जाएगा वृक्षाया। ध्यान रखिएगा, सभी संधि युक्त शब्दों की वर्तनी शुद्ध होती है। इसलिए कोई किसी की वर्तनी सही है या नहीं है, यूपी पुलिस, लेखपाल या यूपीएसआई, टेट सीटेट से संबंधित जो पेपर होते हैं, उनमें शुद्ध अशुद्ध शब्दों में से कोई न कोई प्रश्न जरूर आते हैं। इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। अब आपका आता है बहुत ही बेहतर बिंदु आ रहा है, उसे कहते हैं ता संबंधी नियम।
इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ता संबंधी नियम, यानी ता के संबंध में कौन कौन से नियम काम करेंगे उसको ध्यान समझिएगा। देखो, ता का मेल, ता के आगे अगर ज, ला, चा, टा और डा आए तो ता के स्थान पे क्रमशः ज, ला, चा, टा और डा हो जाता है। इसको पहले समझ। देखिए, जब तक किसी अक्षर के नीचे हलंत नहीं लगता तब तक वो व्यंजन नहीं बनता, तब तक उसमें कोई न कोई स्वर छोटा लगा रहता है। इसलिए अक्षर के अंत में हलंत का लगना अनिवार्य है उसे व्यंजन बनाने के लिए। क्या यहां बताया गया कि अगर ता के आगे जा आए तो ता के स्थान पर भी जा हो जाएगा, यानी जा दो हो जाएंगे। अगर ला आए तो ला भी दो हो जाएंगे, अगर चा आए तो चा भी दो हो जाएंगे, अगर टा आए तो टा भी दो हो जाएंगे, अगर डा आए तो डा भी दो हो जाएंगे। यानी ता भी डा बन जाएगा और डा तो आया। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, इस जो चूंकि ये ता है आधा है तो इससे जो भी अक्षर बनेगा वो आधा बनेगा। अब इसके आगे अगर पूरा अक्षर तो पूरा लिखो और आधा अक्षर है तो आधा लिखो। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा क्या कहा गया है या कैसे समझ में आएगा। जैसे अगर शब्द आता है उत प्लस ज्वल, ता के आगे जा आया तो ता के स्थान पे आधा जा बनेगा और पहले तो आधा जा है ही है। ये शब्द क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। यही शुद्ध वर्तनी है। अक्सर बहुत से बच्चे कैसे उज्ज्वल लिखते हैं, एक आधा एक पूरा बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल। ये गलत है। कैसे उज्ज्वल शुद्ध लिखा, जैसे ये लिखा है, ये उज्ज्वल है। उज्ज्वल नहीं बोला, उज्ज्वल, क्योंकि आधा जा है और ता से तो आधा जा बनेगा। अब जैसे आता है उत प्लस लेख, क्या हो जाएगा, उल्लेख। उत प्लस चारण, शब्द क्या बन जाएगा, उच्चारण। बृहत प्लस टीका, शब्द क्या बन जाएगा, बृहत टीका। उत प्लस डयन, शब्द क्या बन जाएगा, उड्डयन। तो ध्यान रखिएगा, ता के आगे अगर जा, ला, चा, टा और डा आए तो ता के स्थान पर क्रमशः ज, ल, च, ट और डा हो जाता है। इसमें जो शब्द उज्ज्वल है इसकी शुद्ध वर्तनी अक्सर पूछी जाती है कि सही ढंग से उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद आता है आपका सा संबंधी नियम। सा संबंधी नियम, अब इसको समझिए। सा संबंधी नियम क्या है कि अगर छोटी ई या छोटा ऊ के बाद सा आए तो सा के स्थान पे ये षटकोण वाला सा हो जाता है। इसके स्थान पे ये सा बन जाएगा। यानी छोटी ई छोटा ऊ के बाद में अगर ये सा आता है तो इसके स्थान पे ये वाला षटकोण वाला सा हो जाता है। जैसे वि प्लस सम, शब्द बनेगा विषम। सु प्लस समा, शब्द बनेगा सुषमा।
वि प्लस साध शब्द बनेगा विषाद। अभि प्लस सेक शब्द बनेगा अभिषेक। अभिषेक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको बार बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको ये संधियों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला और आता है, वो बता देते हैं। कहा जाता है कि री र सा के बाद अगर ना आए तो ना के स्थान पर रा हो जाता है। ये भी शुद्ध वर्तनी का एक रूप है। क्या ध्यान रखिएगा, री र सा के बाद अगर ना आ जाए तो ना के स्थान पे रा हो जाता है। कैसे? जैसे हर प्लस न हरण, कृष प्लस न कृष्ण, विष प्लस नु विष्णु, पर प्लस नाम परिणाम, प्र प्लस नय प्रणय। तो देखिए किस प्रकार से ये ना के जगह पर रा के जगह ना के जगह पे ये बन जाता है रा। तो कुछ यहाँ पर उदाहरण आपको दिए गए हैं। इसके बाद कुछ ऐसी संधियां आती हैं जो संस्कृत से उनका मतलब नहीं है, फिर भी उन्हें व्यंजन के रूप में कहीं कहीं परिभाषित कर दिया जाता है और उनके बारे में भी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे अक्सर उनको कहा जाता है विशेष, या कुछ संधियों का अलग रूप माना जाता है। हम इसे विशेष कह दें या हम उसे कह दें हिंदी की संधियां। अब आप सोचेंगे अभी जो संधियां पढ़ाई जा रही थी वो किसी और भाषा की थी, वो भी हिंदी की थी, लेकिन उन संधियों को नियम थे और वो सभी सब तत्सम थे। अब इन संधियों के नियम नहीं हैं और ना ही ये सब तत्सम होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये विशेष में आता है, जैसे बच्चा प्लस पन शब्द होगा बचपन, लड़का प्लस पन शब्द होगा लड़कपन, घोड़ा प्लस दौड़ शब्द होगा घुड़दौड़, घुड़दौड़। ठाकुर प्लस सुहाती शब्द बनेगा ठकुर सुहाती, ठाकुर प्लस सुहाती शब्द हो जाएगा ठकुर सुहाती। तो बचपन है, लड़कपन है, घुड़दौड़ है या ठकुर सुहाती है, इनका विच्छेद कैसे किया जाता है ये आपको ध्यान रखें। जैसे शब्द है कुल प्लस अटा शब्द हो जाएगा कुलटा। अगर यही दीर्घ स्वर संधि में आता तो आ मिलके बड़ा हो जाता, कुलाटा हो जाता। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उस नियम में तो काम नहीं करते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से उनको इसी प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए उन पर विशेष आवश्यकता होती है। आप उनको ध्यान से समझते हैं। तो व्यंजन संधि की मुख्य मुख्य बातें आपको बताएगी। इससे पहले स्वर संधि पे चर्चा हुई। अब अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के संबंध में। तो स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। इसी प्रकार क्रमशः NCERT के अनुसार जो भी टॉपिक्स होते हैं व्याकरण के, क्रम बाय क्रम, तो क्रम बाय क्रम टॉपिक्स पर क्रमशः ऐसे चर्चा होती रहेगी। बस आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। तो
आज की क्लास यही संपन्न करते हैं, फिर कल आपसे मुलाकात होती है विसर्ग संधि के साथ में। तब तक आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।